हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। सो इस लेक्चर में हम सिर्फ तीन टॉपिक्स कवर करेंगे। चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस दैट इज कूलम्ब्स लॉ एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो टॉपिक है विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है बच्चों? तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज it is the physical property of matter which because of which there is a force between the charges. Okay, so charge, it is a physical property of matter because of which it experiences a force when placed in an electric field. तो चार्ज क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। एंड चार्ज की क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं, चार्ज कैसे होते हैं? सो लेट अस सी मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। जो अब तक हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा है। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम देखते हैं एटम हैज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो every atom it has protons and electrons, and these protons and electrons they carry a charge. तो हर एक प्रोटॉन के पास कुछ चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ चार्ज है। बोथ द चार्जेस दे आर इक्वल एंड अपोजिट। ये प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर होता है। तो रिलेटिवली हम कह सकते हैं कि अगर प्रोटॉन का चार्ज हम +1 ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफकोर्स -1 होगा। ये चार्जेस के टाइप्स भी हो गए। तो चार्जेस के टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है ना। अब चार्ज को मेजर कैसे करते हैं? तो चार्ज को मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट्स हैं। चार्ज को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट यूज करते हैं, कूलम। एसआई यूनिट कूलम, ये हम क्विक रिवीजन देख रहे हैं। एसआई यूनिट कूलम और सीजीएस यूनिट्स में इट इज ईएसयू। ठीक है, सीजीएस यूनिट ईएसयू, और इसी को स्टैट कूलम भी बोलते हैं। स्टैट कूलम एक छोटी यूनिट है। ओके, सो सीजीएस यूनिट ईएसयू और स्टैट कूलम कितना होता है? और फ्रैंकलिन एक और नेम है, फ्रैंकलिन। सो ये यूनिट्स हैं सीजीएस के। सो 1 कूलम होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम और ईएसयू के इक्वल होता है। ओके, सो ये बेसिकली सारी चीज आप पढ़ चुके हैं, हम इसको क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। सो ये चार्ज के बारे में है। देन चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे सी चार्ज अगर है तो चार्ज जस्ट लाइक मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि मैटर हैज मास। मैटर के पास मास भी होता है। मैटर की एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, मैटर हैज मास, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, दैट मीन्स मैटर हैज वॉल्यूम। मैटर के पास वॉल्यूम होगा, मैटर के पास मास होगा। सो उसी तरह से मैटर की एक और प्रॉपर्टी है कि मैटर है जो चार्ज, मैटर के पास चार्ज होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैटर न्यूट्रल हो सकता है, दैट मीन्स उसके पास चार्जेस हैं, मतलब बहुत पॉजिटिव नेगेटिव बोथ द चार्जेस हैं। ओवरऑल वो मैटर न्यूट्रल है। ठीक, तो ओवरऑल मैटर न्यूट्रल होगा बिकॉज जब उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों सेम होंगे तो ओवरऑल वो मैटर न्यूट्रल रहेगा। ठीक है ना। लेट अस सी, अब देख लेते हैं जल्दी से इन चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो चार्जेस की प्रॉपर्टीज को क्विकली देख लें। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जल्दी से पढ़ लेते हैं। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसको ऐड करने के लिए आपको कोई डायरेक्शन कुछ नहीं देखना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बस ये देखना है, अलजेब्राइक एडिशन फॉलो होगा। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे आप चार्जेस ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें एक मेथड था रबिंग। बाय रबिंग, सपोज आप एक सिल्क क्लॉथ के ऊपर अगर ग्लास रोड को रब करते हैं तो चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं ग्लास रोड से सिल्क के ऊपर। चार्ज इज कंजर्व, तो चार्जेस कंजर्व होते हैं। चार्जेस आर कंजर्व का मतलब चार्जेस आप ना तो क्रिएट कर पाएंगे ना डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दैट इज चार्जेस आर कंजर्व। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज, तो देर ओवरऑल टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा और चार्ज आप ना तो क्रिएट करेंगे ना ही डिस्ट्रॉय करेंगे। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं चार्जेस आर कंजर्व। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, और इसके पास कुछ चार्जेस सपोज प्लस क्यू का चार्ज है, और सपोज इसको हमने -q का चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया, -q चार्ज इसको हमने और ट्रांसफर कर दिया। सो ओवरऑल जो इसका चार्ज हो जाएगा ना, ओवरऑल चार्ज विल बी 0। अब इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है और ये चार्जेस का कोई भी नेचर वगैरह शो आपको नहीं करेगा। दैट मीन्स अब इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन वो आपको शो नहीं होगा। सो
इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेस यहाँ से गायब हो गए, खत्म हो गए? नहीं, चार्जेस खत्म नहीं हुए, चार्जेस डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, चार्जेस हैं वहां पे, बट ओवरऑल सम उसका न्यूट्रल है। ठीक है। सो चार्जेस आर कंजर्व्ड, ये ध्यान रखें। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड मींस कि चार्ज जो है इट अकर्स एज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल, दैट मींस q इज इक्वल टू एन ई। हम ये प्रिंसिपल देखेंगे, q इक्वल्स टू एन ई, दैट मींस टोटल चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू is a natural number multiple of smallest charge which is a charge on an electron। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। क्विकली इसको देखें तो दैट मीन्स कहीं भी अगर चार्जेस होंगे तो दे विल बी इन द नेचुरल नंबर मल्टीपल, इस इलेक्ट्रॉन के नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ चार्जेस होंगे। तो हाउएवर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इस चीज को नहीं उतना काउंट नहीं लेते हैं, बिकॉज ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बहुत ही स्मॉल चार्ज है और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखें जहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स 15 इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाएगी, 100 इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाएगी, वहां पे जरूर इसका फर्क पड़ेगा। ठीक है। like point charges repel each other while unlike point charges attract each other। तो ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे भाई, सेम चार्जेस होंगे तो सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दो पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल करेंगे, और एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक। अ चार्ज बॉडी मे अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी or an oppositely charged body but it always repels a similarly charged body। ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो जो चार्ज बॉडी है वो एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को कैसे अट्रैक्ट करता है? हमने जैसे छोटे क्लासेस में एक्टिविटी किया है, अपने बालों में कंघी लेके कॉम्ब करते हैं और कॉम्ब करने के बाद या फिर स्केल लेके अपने प्लास्टिक स्केल लेके हेयर पे रब करने के बाद छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर को टेबल पे रखते हैं और वहां पे स्केल को लेके आते हैं। सो बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द स्केल। अब यहाँ पे देखो जो बिट्स ऑफ पेपर है वो बिट्स ऑफ पेपर तो अनचार्ज है, बिट्स ऑफ पेपर के पास तो कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। चार्जिंग अगर हुआ है तो कॉम्ब के पास या स्केल के पास हुआ है। ठीक। तो अब वो बिट्स ऑफ पेपर को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? ठीक, ये अभी हम देखेंगे कि बिट्स ऑफ पेपर को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है। तो कभी भी जब आप एक चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके आएंगे तो इंडक्शन होता है, और वो इंड्यूस्ड इफेक्ट या इंडक्शन अभी हम थोड़ी देर बाद ही देखने वाले हैं। ठीक। अपोजिट चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे? दे विल अट्रैक्ट, बट जो सिमिलर चार्जेस होंगे दे विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हैं अगर आपको दो ऑब्जेक्ट को चेक करना है कि दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है तो रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट। ओके। तो रिपल्शन इज श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन वेराज अट्रैक्शन मे नॉट बी, क्योंकि अट्रैक्शन तो एक न्यूट्रल बॉडी के साथ भी हो सकता है। ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब चार्ज का मास भी होता है। तो चार्ज अगर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक। सो दैट मीन्स अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो वन ऑब्जेक्ट विल बिकम हैवियर एंड द अदर ऑब्जेक्ट विल बिकम लाइटर। अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे के ऊपर आप कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं चार्जेस का तो वहां पे वेट का उसके मासेस का भी एक्सचेंज हो रहा है। ओके। देन चार्ज इज रिलेटिवली इनवेरिएंट। रिलेटिवली इनवेरिएंट का मतलब है कि जहां पे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई करेंगे तो जैसे हमने पढ़ा है कि जो मास है मास चेंज होता है विद द वेलोसिटी। अगर हम लिखें m इक्वल टू m0 बाई √1 - v² / c², तो अगर कोई मास है जिसका रेस्ट मास m0 है और वो v वेलोसिटी से मूव करता है, v स्पीड से मूव करता है, विच इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करता है तो उसका मास चेंज हो जाता है, मास इंक्रीज हो जाता है। तो मास इज अ वेरिएंट, मास वेरी करता है, मास इज अ रिलेटिव वेरिएंट, मास रिलेटिविटी में वेरी करेगा बट चार्ज रिलेटिविटी में वेरी नहीं करेगा कहीं भी। ठीक है। तो ये चार्ज की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखना है कि चार्जेस कितने भी फास्ट मूव करें चार्ज में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। ओके। अ चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो अब कोई भी चार्ज रुका हुआ है तो चार्ज अपने तरफ क्या करता है? सपोज यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे इस टॉपिक में आगे।
वेर अगर मूविंग चार्ज है तो मूविंग चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर सेम यही पॉजिटिव चार्ज सपोज मूव करने लग जाए विद सम स्पीड, तो ये इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और साथ में इसके मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों की वजह से वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जरूर मिलेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चार्जेस को लेके और चार्जेस की प्रॉपर्टीज को लेके। नाउ लेट अस सी अब चार्जिंग हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। अगर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे कैसे हम चार्जिंग कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, पहला तो है जैसे हमने छोटे क्लासेस में देखा है तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। जैसे आपने एक ग्लास रॉड को रब कर दिया, रबिंग ऑफ ग्लास रॉड विद सिल्क, तो यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं जो ट्रांसफर हो जाते हैं सिल्क से ग्लास रॉड के ऊपर, और इस तरह से एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो बाय रबिंग आप चार्जेस का ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये बट इस मेथड से आप कंडक्टर्स को चार्ज नहीं कर सकते, है ना। रबिंग करके आप कंडक्टर्स का चार्जिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कंडक्टर्स चार्जेस को अपने पास रिटेन नहीं करते, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर है चार्जिंग बाय कंडक्शन। भाई कंडक्शन से कैसे हम चार्जिंग करेंगे, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन भी होता है। देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो कंडक्शन में हम देखते हैं दो टाइप के मटेरियल्स हमारे पास, एक होते हैं कंडक्टर्स और एक होते हैं इंसुलेटर्स। तो यहाँ पे हम बेसिकली कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है आपके पास ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। सपोज स्टार्टिंग में ए के पास कुछ पॉजिटिव चार्जेस है और बी के पास कोई भी चार्जेस नहीं है। तो अगर हम इसको एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं ए एंड बी को, सो ऑफ कोर्स ए से कुछ चार्जेस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा बी के तरफ और वो चार्जेस फिर से बी के पास आ जाएंगे। तो दैट मीन्स इस तरह से बी जो स्टार्टिंग में न्यूट्रल था अब उसके पास कुछ चार्जेस आ गए हैं। ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन, हमने कंडक्शन से चार्जिंग करी। और ये फ्लो ऑफ चार्जेस कब तक होगा, जब तक इस ए और बी का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जब तक ए और बी का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक चार्जेस का फ्लो होगा। और अगर आप जनरलाइजेशन एक इसका समझ लें कि अगर ए और बी दोनों ऑब्जेक्ट्स का शेप सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट का, दोनों कंडक्टर्स हैं, अगर दोनों का शेप बिल्कुल सेम है, तो जो फ्लो ऑफ चार्जेस तब तक होगा जब तक चार्जेस दोनों पे इक्वल नहीं हो जाते। सो जब व्हेन बोथ ए एंड बी आर आइडेंटिकल, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस विल बी सेम, दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस स्टोर करेंगे। मतलब अगर स्टार्टिंग में ए के पास क्यू चार्ज है और बी के पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो जब चार्जेस का फ्लो होगा उसके बाद ये फ्लो ऑफ चार्जेस कब स्टॉप होगा, जब ए के पास चार्जेस बच जाएंगे q/2 और बी के पास चार्जेस आ गए q/2, तो इस सिचुएशन में फ्लो ऑफ चार्जेस स्टॉप हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। भाई इंडक्शन ये इंपॉर्टेंट है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसका कई जगह हम एप्लीकेशन भी देखेंगे। आप इंडक्शन से कैसे चार्जिंग कर सकते हैं। इंडक्शन मीन्स आपको एक चार्ज ऑब्जेक्ट एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके जाना है, उसको टच नहीं करना है। तो यहाँ पे हम ले ले एक चार्ज ऑब्जेक्ट और एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो ये हमने एक दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए और लेट अस सी क्या होता है। यहाँ पे लेट अस से ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी है। लेट अस से ऑब्जेक्ट ए के पास कुछ चार्जेस हैं, लेट अस से ए के पास कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं और बी के पास कोई भी चार्जेस नहीं है। तो जैसे हम ए को बी के पास ले जाएंगे, सिंस बी ओवरऑल न्यूट्रल है, बट ऐसा नहीं है कि इसके पास चार्जेस नहीं है, चार्जेस तो है इसके पास, ठीक। तो चार्जेस इसके पास उतने ही हैं, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस दोनों इक्वल हैं। बट जैसे ही आप ए को लेके आओगे बी के पास, तो बी के अंदर जो भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो रिपेल होके बी के दूसरे एंड पे आ जाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और नेगेटिव चार्जेस का मूवमेंट हो जाएगा टूवर्ड्स दिस एंड। तो यहाँ पे चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही अगर मैं इस बी को अर्थ कर देता हूँ, सपोज अगर मैं बी को अर्थ कर दूं, तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से
ग्राउंड हो जाएंगे और बी के पास चार्ज बच जाएगा, बी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ए और बी को कांटेक्ट नहीं किया है, बट स्टिल बी को हमने चार्ज कर दिया। ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस जो है वो यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे, ग्राउंड हो जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास नेगेटिव चार्जेस ही बचेंगे। तो इस तरह से हमने एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट बी को चार्ज कर दिया बाय इंडक्शन मेथड। एक और मेथड है, इसके बाद इंडक्शन के बाद और भी मेथड्स हैं। सो इंडक्शन के बाद और कौन सा मेथड है जिसे हम चार्ज कर सकते हैं? तो चार्जिंग का और मेथड है हमारे पास थर्मियोनिक एमिशंस। थर्मियोनिक एमिशंस क्या है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। थर्मियोनिक एमिशंस, सो आप किसी भी मटेरियल और किसी भी मैटर को आपने ले लिया, और ऑफकोर्स ये बना हुआ है प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का। तो इफ यू हीट दिस, अगर हमने इसको हीट कर दिया, तो एज वी हीट, जैसे ही हीट करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। सो इलेक्ट्रॉन्स एज लाइट इन वेट है, दे आर बाउंड टू दिस बॉडी। इस बॉडी को बाउंड है विद सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी मिल गई, सो ये इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस को रिलीज कर छोड़ के यहाँ से मूव कर जाएंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से इसमें जो इसका वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का, अगर उससे ज्यादा एनर्जी मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव हो जाएंगे, और एज ए रिजल्ट जो हमारा मटेरियल है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो बाय द थर्मियोनिक एमिशंस, ये है हमारा फोर्थ मेथड। थर्मियोनिक एमिशन से भी आप चार्जिंग कर सकते हैं। यस, एक और मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। भाई आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, किसी भी मैटर को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे क्या होगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जस्ट अभी देखा हमने कि सपोज आपने एक मटेरियल ले लिया और इसको आपने फील्ड में प्लेस कर दिया। सपोज इसको मैंने एक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इसको प्लेस कर दिया, तो क्या होगा, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यहाँ पे, और चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दैट मीन्स नेगेटिव चार्जेस इस साइड पे लोकेट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस अदर एंड पे। बट अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते जाऊँ, इस फील्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, और ये इस सरफेस को लीव करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और एज ए रिजल्ट जो मटेरियल है ये चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किसी ऑब्जेक्ट को रखने से वो चार्ज हो सकता है। देन एक और ऑब्जेक्ट, लास्ट वन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू भी आप चार्जिंग कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या, एज द नेम सजेस्ट, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि कुछ मटेरियल्स हैं, सर्टेन मटेरियल्स जिनका वर्क फंक्शन काफी कम होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को जो बाइंड करने वाली एनर्जी वो काफी कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है, यानी कम एनर्जी चाहिए उनको, और वो एनर्जी अगर लाइट से इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से इजेक्ट हो जाएगा। तो सपोज आपने कोई ये मटेरियल रखा है, यहाँ पे एक आपने मटेरियल रखा, और इस मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास बाइंडिंग एनर्जी काफी कम है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब मैं आपको बात कर रहा हूँ वर्क फंक्शन की। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास जब वर्क फंक्शन कम है और लाइट इसके ऊपर जैसे ही फॉल होगी, तो लाइट की अगर एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे लाइट की एनर्जी अगर उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, सरफेस को लीव आउट कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, एज ए रिजल्ट ये मटेरियल आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ मेथड्स हैं हम कैसे चार्जिंग कर सकते हैं ना। अब हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कूलाम्स लॉ है। कूलाम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है। कूलाम्स, अब देखो कूलाम्स लॉ इसलिए है बिकॉज जब हमने स्टार्टिंग में अभी चार्ज की यूनिट पढ़ा हमने, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज है हमारे पास कूलाम। कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, और यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम है, तो उसमें उसमें क्या होगा, देखो यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम है, ये उस टाइम पे कूलाम नहीं डिसाइड हुआ था, कैसे पता चला कूलाम कैसे, कितना कूलाम होगा। तो एक्चुअली कितना कूलाम होगा या एक कूलाम में कितना चार्जेस होंगे, वो सारी चीजें यहाँ से हम डिसाइड कर पाते हैं बाय द कूलाम्स लॉ। तो कूलाम ने क्या किया, बहुत सिंपली कि दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स लिए, दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिए, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, इनको कुछ चार्जेस दे दिया। सपोज इसको उन्होंने चार्ज दे दिया Q और इसको भी चार्ज दे दिया Q। ठीक,
और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन था, इस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को आर से डिनोट कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आर से डिनोट कर दिया दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो कुलाम ने क्या फाइंड आउट किया कि फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q इंटू क्यू, और फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर है, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये तो हो गया भाई, फोर्स लगेगा तो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड तो कुलाम ऐसे स्टडी कर गए। फिर नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, चार्जेस को हाफ कर दिया, इसमें क्यू रखा था, अब उन्होंने सेम यही रखा बट यहाँ पे चार्जेस को रख दिया क्यू बाई टू, और अब ऑब्जर्व कर लिया कि फोर्स कितना है। फिर उन्होंने क्या किया, चार्जेस को सेम रखा, डिस्टेंस को वेरी करते गए, और इस तरह से कैलकुलेशन से उनको ये रिजल्ट मिल गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो कुलाम्स लॉ क्या कहता है, देखो कुलाम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा है कि कुलाम्स लॉ क्या है। एज पर दी कुलाम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, पहले चीज देखो पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है, मतलब बड़े चार्जेस आपको नहीं, बड़े चार्जेस के लिए फिर कहानी अलग होगी। तो कुलाम्स लॉ क्या है, कुलाम्स लॉ एज पर दी कुलाम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप डिस्टेंस को सपोज हाफ कर देंगे तो फोर्स उसका 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आपने रिड्यूस किया डिस्टेंस को हाफ से तो फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, स्क्वायर टाइम्स, ठीक। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, मतलब क्यू बाई टी, अगर आप पहले क्यू आपने रखा था चार्जेस को और अब उसमें चार्जेस आपने कर दिया क्यू बाई टू, तो जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ कोर्स 1/4 हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनफैक्ट एक और पॉइंट है कि द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस का मतलब है कि जो फर्स्ट चार्ज है यहाँ पे Q/2, इसको ये वाला Q/2, अगर दोनों के चार्जेस सेम है, दोनों के सेम चार्जेस हैं, तो Q/2 ये Q/2 रिपेल करेगा तो रिपेल करेगा तो किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये इंपॉर्टेंट। अब Q/2 को देखो, मैं इसका नाम देता हूँ, अब ये है A और B, तो दोनों के बीच में फोर्स है। अब फोर्स है तो कैसे है, ए को हम ऐसे देखें, ए क्या कर रहा है, बी के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, तो ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, मतलब ये जो आर है ना, आर की लाइन में ही लगेगा, आर की लाइन में जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स है मतलब इसको इस चार्ज से दूर लेके जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बी के ऊपर फोर्स है, कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है, ठीक है। अब भाई बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, तो बी भी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितना होगा, सेम यही मैग्नीट्यूड, और ये कहाँ पे लगेगा, तो ये लगेगा, ये भी रिपल्सिव फोर्स है, ए को भी रिपल्शन मिलेगा और वो भी इसी लाइन पे मिलेगा, तो ये होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक। तो दोनों चार्जेस ए और बी, दोनों चार्जेस को फोर्स लग रहा है, ठीक है, ए को फोर्स लगा है और बी को फोर्स लगा है, दोनों को किस डायरेक्शन में लगा है, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उस लाइन के अबाउट ही, उस लाइन में ही फोर्स लगेगा, और अगर अट्रैक्टिव होगा तो दोनों को एक ही डायरेक्शन में लगेगा, और रिपल्सिव है तो दोनों को आप देख रहे हो अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इस तरह से अप्लाई होगा यहाँ पे ना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, तो क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी अप्लाई कर रहा है, क्या यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन। देखो, ए फोर्स लगा रहा है बी पे, बी फोर्स लगा रहा है ए पे, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिंस इस फोर्स को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स दोनों का फोर्स तो सेम होगा, चाहे आप फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकालो, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए निकालो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। सो यस, यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है,
ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ना। अब जो यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के क्या है? तो कांस्टेंट के डिपेंड करता है सीधे सीधे मटेरियल मीडियम की प्रॉपर्टी पे। इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल मीडियम, प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। किस मीडियम, कौन सा मीडियम है दोनों चार्जेस के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, और इस मीडियम की प्रॉपर्टी को डिटरमिन करने वाला एक फैक्टर है, उसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी। सो एप्सिलॉन, इससे हम डिनोट करते हैं परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, उस मीडियम की प्रॉपर्टी है परमिटिविटी। अगर सपोज दोनों चार्जेस के बीच में एयर या वैक्यूम है, तो हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का यूज करते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट किया जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है इसको। यह है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अच्छा, अगर इनके अलावा अगर कोई और मीडियम है तो कोई और मीडियम है तो चेंज हो जाएगा। कोई और मीडियम होगा तो उसकी परमिटिविटी हम सिर्फ एप्सिलॉन से लिखते हैं, एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम। उस मटेरियल मीडियम की जो भी परमिटिविटी है वो वैल्यू आएगी। और अगर देखें इस पूरा जो कांस्टेंट के है, इस पूरे कांस्टेंट के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम -2। ये इसकी वैल्यू होती है, पूरे कांस्टेंट की वैल्यू ये है। ठीक है, तो इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ और इसको आप लिखते कैसे हैं? तो इस के को हम लिखा जाता है, के को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये 9 इंटू 10⁹ कब है? जब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी कि आप फ्री स्पेस में अगर आप दोनों चार्जेस ए और बी को प्लेस करेंगे तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो ऑफ कोर्स इसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगा। वो इस एप्सिलॉन, तब आप 9 इंटू 10⁹ यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एप्सिलॉन की एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा तो इस के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब परमिटिविटी की वैल्यू क्या है, अब इसको देखते हैं। अगर आप दूसरे मीडियम में रखेंगे तो फोर्स क्या होगा? ठीक, दूसरे मीडियम में रखेंगे तब देख लें आप। अब अगेन हम दो चार्जेस ले लेते हैं। अच्छा, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ले लिया हमने। सपोज दोनों चार्जेस और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ले लिया हमने। ठीक, दो चार्जेस हैं, चार्ज Q1, चार्ज Q2। ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस r। तो अब इन दोनों के बीच में अगर मीडियम कुछ और है तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल इतना फोर्स होगा। तो अब इसमें से मटेरियल मीडियम की जो प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अगर सपोज इन दोनों के बीच में मटेरियल मीडियम वैक्यूम होता, तब जो फोर्स होता वो हम ऐसे लिख सकते थे, फोर्स इन वैक्यूम इन दोनों के बीच में होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हमें मिलता Q1/Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मिलती। तो अगर हम इन दोनों फोर्सेस को डिवाइड कर दें, फोर्स इन वैक्यूम और फोर्स इन मीडियम, अगर इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो हमें जो मिलता है इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिनोट किया जाता है। और क्या होगा, आप डिवाइड कर लो इसको, तो ये होगा 1, न्यूमरेटर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिनोमिनेटर है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और यहाँ भी है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सारी क्वांटिटीज कैंसिल हो जाती हैं यहाँ पे, ये पूरा कैंसिल 1/4 पाई कंप्लीट कैंसिल। और आपको मिला क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिला है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मिलेगा, फोर्स को कंपेयर कर सकते हैं, भाई कौन सा फोर्स ज्यादा है कौन सा फोर्स कम है। तो ऑफ कोर्स अगर हमें एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए तो हम एप्सिलॉन की वैल्यू ऐसे पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एप्सिलॉन की वैल्यू।
ठीक है। तो अब फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है अगर उनके बीच में मटेरियल और मटेरियल मीडियम चेंज हो जाएगा तो। ठीक है। और इसी के साथ हम देखेंगे आगे कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ से हम देखेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स हम कैसे यहाँ से फॉलो अप कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देख लें जल्दी। चलो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन है two identical balls each having a density rho are suspended from a common point by two insulating strings of equal length। तो जो कह रहा है वैसे आप डायग्राम बना लें कि यहाँ से एक कॉमन पॉइंट से दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स के थ्रू दो बॉल्स अटैच्ड है। सो टू बॉल्स अटैच टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने ले लिया बॉल ए और आइडेंटिकल बॉल्स है बॉल बी। बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मासेस एंड चार्ज। दोनों का मास भी सेम है। चलो तो इसका मास ले ले m और इसका भी मास होगा m। दोनों का मास भी सेम है और चार्ज भी सेम है। दोनों पे सेम चार्ज है तो इसके पास भी चार्ज है q और इसके पास भी चार्ज है q। तो दोनों चार्जेस के बीच में कुछ रिपल्सिव फोर्सेस होंगे। चार्ज q प्लस वाला इस चार्ज q वाले को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं। तो रिपल्सन होगा तो फोर्सेस कैसे लगेंगे? फोर्सेस ऑफ कोर्स इनके अपोजिट डायरेक्शंस में जैसे भी बनाए थे। ये वाला चार्ज इधर की तरफ रिपेल होगा और ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये दोनों के बीच में फोर्स है और इसको मैं फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बता देता हूँ Fe। इसको मैंने Fe से डिनोट कर दिया। ठीक है। तो Fe फोर्स दोनों के बीच में अप्लाई होगा। इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है कि जो दोनों बॉल्स हैं वो वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो वर्टिकल कहाँ है? यहाँ पे वर्टिकल आप बना लो, ये है वर्टिकल। ठीक। और वर्टिकल के साथ दोनों बॉल्स कितना एंगल बना रहे हैं? तो थीटा डिग्री। ये हो गया थीटा। वेरी गुड, थीटा। और इसने भी कितना एंगल बनाया? थीटा। वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री। देन नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड। एज ए रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज। तो अब क्या है कि इस पूरे सेटअप को, इन दोनों बॉल्स को हम किसी दूसरे किसी लिक्विड में इमर्स कर देते हैं। तो लिक्विड में इमर्स करने के बाद भी थीटा का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज सिग्मा। लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा, इन बॉल्स का डेंसिटी है रो। और लिक्विड जो है यहाँ पे, इसको आपने लिक्विड में डुबा दिया तो लिक्विड में डुबाने के बाद लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के की वैल्यू डिटरमिन करना है। और के ध्यान रखना, के हमने निकाला था एफ वैक्यूम बाई एफ मीडियम। ठीक है। इस तरह से हमने निकाला था और इसी को हम बोलते हैं एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक। तो आपको इस कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी। चले अब यहाँ पे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो यहाँ पे इस बॉल का वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg। अभी सपोज करें लिक्विड नहीं है, बिना लिक्विड का हम बना रहे हैं तो वेट इसका लग रहा है mg नीचे की तरफ। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप होगा तो टेंशन T और टेंशन T यहाँ पे डेवलप हो रहा है। ठीक है। डायग्राम को कंप्लीट करेंगे तो थीटा यहाँ भी आएगा। ये हो गया थीटा। वेरी गुड। और लामिस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दें। तो बाय लामिस थ्योरम अगर हम देखेंगे तो क्या है? फोर्स इलेक्ट्रिक अपॉन एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो अदर टू फोर्सेस कौन से? mg और t। और mg और t के बीच का एंगल कितना है? तो ये है 180 माइनस थीटा। तो Fe अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। तो एंगल बिटवीन द अदर टू कितना है? 180 माइनस थीटा। Fe अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। ठीक है। यहाँ पे किसके इक्वल है? सो इट इज इक्वल टू, अब mg ले लें तो mg बाई अदर। तो ये अदर फोर्स कितना है? 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा। और जो नेक्स्ट हम ले लें, नेक्स्ट हमारा है एक और टेंशन फोर्स लग रहा है। तो अगर हम टेंशन देखेंगे तो फोर्स बिटवीन द अदर टू फोर्सेस कितना? 90 t बाई साइन 90।
ठीक, तो मिलेगा हमें एफ ई बाई साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और एम जी बाई साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, और इक्वल किसके है, तो टी, टी बाई साइन साइन 90, साइन 90 इज 1, तो टी के इक्वल है। ये हमें एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन हुआ जब हमने लिक्विड में इमर्स नहीं किया है ना। अब जब लिक्विड में इमर्स कर दे तो क्या मिलेगा, एक लिक्विड में इमर्स करने पे थीटा तो चेंज हो नहीं रहा है, तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। देखो जैसे इसको लिक्विड में इमर्स करेंगे तो लिक्विड इन बॉल्स के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा जो इसका अप थ्रस्ट है, तो लिक्विड इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स या अप थ्रस्ट कराएगा, और अप थ्रस्ट की वजह से इसका वेट यानी mg कम हो जाएगा। ठीक है, पहला तो mg चेंज हो जाएगा। दूसरा, अब मटेरियल मीडियम एयर नहीं है, एयर नहीं है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू भी चेंज होगी, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू चेंज होने से फोर्स बिटवीन चार्जेस चेंज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी चेंज हो जाएंगे, और आगे हम देखेंगे कि टेंशन चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक, तो अब यहां से आगे फॉलो करें, इसको हम लिक्विड में अगर डिस्प्लेस कर लिक्विड में पुट अप करेंगे तो लिक्विड की वजह से जो अपथ्रस्ट मिलेगा वो अपथ्रस्ट कितना होता है, तो अपथ्रस्ट होता है V इंटू सिग्मा जी, जहाँ पे सिग्मा डेंसिटी है। तो अपेरेंट वेट, यहाँ पे जो अपेरेंट वेट इसका होगा वो अपेरेंट वेट कितना होगा, अपेरेंट वेट होगा mg माइनस वी सिग्मा जी, और mg होता है v रो जी, तो अब v रो जी में से आप v और g कॉमन निकाल लें, रो माइनस सिग्मा, सो अपेरेंट वेट है v g रो माइनस सिग्मा, तो एक हमने चेंज निकाल लिया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कितना होंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस चेंज हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कितना होंगे, एफ डैश ऑफ वी, पहले एफ कुछ और था, अब एफ क्या हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब एप्सिलॉन नॉट नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इस एप्सिलॉन को के इंटू एप्सिलॉन नॉट आप लिख सकते हैं, याद रखना, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो दोनों के चार्जेस भी सेम है, क्यू स्क्वायर बाई आप आर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। पहले फोर्स कितना था, तो पहले फोर्स था दोनों के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्सेस। तो वैल्यूज पुट करके इसको आप डिवाइड करो, फोर्स की वैल्यू पुट करें, वेट की वैल्यू पुट करें, और फिर हम इनको डिवाइड कर दें दोनों इक्वेशंस को। दोनों इक्वेशंस मतलब अब एक और आप सेम एक्सप्रेशन आपका बनेगा एफ डैश ई का, सो एफ डैश ई बाई साइन थीटा, ये आपका मिलेगा एफ डैश ई बाई साइन थीटा इक्वल अब अपथ्रस्ट की वजह से जो वेट है वो होगा वी जी और रो माइनस सिग्मा बाय कॉस थीटा, एंगल चेंज हुआ नहीं है, और इज इक्वल टू टी, ये टी की वैल्यू है। ठीक, तो अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करें, टी को अभी हम हाल फिलहाल में छोड़ दें, बाकी इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा वैल्यू, लेट अस से डिवाइड, और अब हम डिवाइड करें यहाँ पे एफ ई बाई साइन थीटा इक्वल वी रो जी जो एम जी के इक्वल है बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा कैंसल्स, साइन थीटा कैंसल्स, कॉस थीटा कैंसल, कॉस थीटा कैंसल, वी इंटू जी कैंसल, वी इंटू जी कैंसल, यहाँ पे रो बच जाएगा। ठीक है, तो रो बच गया। अब हमारे पास क्या बचा, चेकआउट करें, और यहीं से हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। तो क्या बचा अब हमारे पास, हमारे पास बचा है यहाँ पे एफ डैश ई बाई एफ इज इक्वल टू रो माइनस सिग्मा बाई रो। अच्छा, एफ इन वैक्यूम एफ ई है, एफ इन द मीडियम एफ डैश ई है, और ये किसके इक्वल हो गया, तो रो बाई रो माइनस सिग्मा। तो क्या ये एफ बाई एफ डैश ई, यानी हमने ऐसे पढ़ा था एफ इन वैक्यूम अपॉन एफ इन मीडियम, तो ये क्या होता है, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यही हमारा आंसर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज रो बाई रो माइनस सिग्मा, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड है। ठीक है, सो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।
और कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ।